দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो हम लोग ब्रांच आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फॉरेन ब्रांच हम लोगों ने स्टार्ट किया था जो सबसे आसान होता है। इसमें 3 क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें से हम लोगों ने 16 किया था, 15 और 10 और एक क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, मैंने यहाँ 15 और 10 नोट डाउन किया था। पहले हम लोग 15 कर लेते हैं, उसके बाद 10 और एक क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे। तो इलस्ट्रेशन 15 देखो क्या बोला है। On 31st December 2002, the following balances appeared in the books of Chennai branch of an English firm having its head office in New York। ठीक है, तो देखो फॉरेन ब्रांच मतलब मैंने बोला था कि जो है ब्रांच हमेशा फॉरेन में हो, ये नाम है ऐसा जरूरी नहीं है, बट यहाँ पर है। देखो यहाँ पर हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। हाँ देखो ब्रांच कहाँ पर है, ब्रांच है हम लोग का चेन्नई में। इसका मतलब फॉरेन ब्रांच का ये मतलब कभी नहीं होता है कि ऑलवेज ब्रांच फॉरेन में होगा। फॉरेन ब्रांच का मतलब ब्रांच या हेड ऑफिस में से कोई एक मतलब एस्टेब्लिशमेंट जो है हम लोग का फॉरेन में हो सकता है। जैसे यहाँ हेड ऑफिस फॉरेन में है और इंडिया में मतलब डोमेस्टिकली जो है ब्रांच हम लोग का यहीं पर है, मतलब डोमेस्टिक ब्रांच है। तो देखो क्या बोला है, स्टॉक बोल दिया है। ये किसका डेटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है चेन्नई ब्रांच का। स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, सैलरी, वेजेस, रेंट, टैक्सेस, फर्नीचर, बैंक और न्यूयॉर्क अकाउंट यानी कि हेड ऑफिस का अकाउंट। ये क्या दिया हुआ है, ये हम लोग को ट्रायल बैलेंस गिवन है। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस देखो टोटल भी होगा यहाँ पर। और ये सारा डेटा किस में गिवन है, ये सारा का सारा डेटा हमें गिवन है रुपीज में। क्यों, क्योंकि ये चेन्नई ब्रांच का डेटा है। तो चेन्नई कहाँ पर है, इंडिया में है। तो इंडिया में कौन सा करेंसी चलता है, रुपीज, तो ये रुपीज में होगा। अब आगे पढ़ के देखते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो बोला है कि स्टॉक ऑन 31st December 2002 यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक ऑन 31st December 2002 यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। कैसे पता चला क्लोजिंग स्टॉक, ये देखो ईयर कब एंड हो रहा है, 31st December 2002 को ट्रायल बैलेंस बना है, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया 6,37,500। ब्रांच अकाउंट इन न्यूयॉर्क बुक्स शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ $13,400। मतलब न्यूयॉर्क में जो हेड ऑफिस है, न्यूयॉर्क में जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस है, ठीक है, वहां पर हेड ऑफिस के बुक्स में जो ब्रांच का अकाउंट है वहां पर डेबिट बैलेंस दिख रहा है। ब्रांच के अकाउंट में टू बैलेंस बीडी करके $13,400 में। ठीक है, डॉलर में दिख रहा है। क्यों डॉलर में दिख रहा है, क्योंकि वो न्यूयॉर्क में है। On 31st December 2002 and furniture appeared in the head office डॉलर इतना। फर्नीचर का बोल रहा है कि उनके बुक्स में चेन्नई ब्रांच का फर्नीचर का बैलेंस दिख रहा है $1750। ये देखो $1750। The rate of exchange for $1 on 31st December was 52। $1 का जो रेट है वो चल रहा है 52 रुपीज। ऑन 31st December 2002 को 51। ठीक है, ये कब का चल रहा है, 31st December 2001 में। और $1 इक्वल टू 51 ये चल रहा है 31st December 2002 को। मतलब ये ओपनिंग डेट में था, ये क्लोजिंग पूरे ईयर का, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग। द एवरेज रेट 50। एवरेज रेट जो है डॉलर का, $1 का एवरेज रेट 50 चल रहा है। ठीक है, एवरेज हमें गिवन है। प्रिपेयर करने बोला है इन द हेड ऑफिस बुक्स। हेड ऑफिस के बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द ब्रांच एज्यूमिंग इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है, हम लोग को करना क्या है, प्रिपेयर करके देना है हेड ऑफिस के बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट अकाउंट। किसका, ब्रांच का। और ये ब्रांच कैसा है, इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन करता है। देखो हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था जब ब्रांच का फॉरेन ब्रांच स्टार्ट किया था कि ये दो तरीके का होता है। ठीक है, ईफो और नीफो। ठीक है, ईफो और नीफो। ईफो का मतलब ऐसा होता है जो फॉरेन मतलब जो एक्चुअली फॉरेन ब्रांच या हेड ऑफिस जो भी हो, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन में हुआ तो उसे फॉरेन ट्रांजैक्शन करता है, ऐसा ही माना जाएगा। तो अगर ब्रांच जो है अपने डिसीजन के लिए ज्यादा मतलब डिपेंड नहीं है
हेड ऑफिस पे, ठीक है। यहाँ पर डिपेंडेंसी का मतलब अकाउंटेंसी प्रिपेयर करने के ऊपर नहीं, जैसे कुछ परचेस करना है, लाइक डिसीजन लेना है, फाइनेंस लोन लेना है, ब्रांच अगर बात बात में हेड ऑफिस से पूछता है यहाँ से लोन ले ले, वहां से लोन ले ले, परचेस करे ना करे, डिसीजन के लिए जब डिपेंड होता है, डिपेंड का मतलब यहाँ पर लेकिन अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस बनाने से नहीं है, क्योंकि अगर फॉरेन ब्रांच है तो खुद का चीज खुद ही को प्रिपेयर करना पड़ेगा। फॉरेन ब्रांच नॉर्मली इंडिपेंडेंट, नॉर्मली क्यों ऑलवेज इंडिपेंडेंट ही होता है, लेकिन यहाँ पर डिपेंडेंसी है डिसीजन पे। तो अगर डिसीजन लेने के लिए बार बार अगर अपने हेड ऑफिस को जो है मतलब पूछता रहता है, तो उसे हम लोग ईफो सिस्टम में काम करने वाला ब्रांच कहेंगे फॉरेन ब्रांच। अगर नहीं पूछता है ज्यादा तो उसे लीफो सिस्टम में काम करने वाला फॉरेन ब्रांच कहा जाता है। अब क्वेश्चन में हमें बता देगा ईफो है कि नीफो। देखो यहाँ पर हमें बता दिया है कि ये हम लोग का ईफो है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन यानी ईफो सिस्टम है। अब ईफो सिस्टम में रेट हमें फॉलो करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या बोला है, ईफो सिस्टम में अगर ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू हमें ट्रांसफर करना है। अब देखो पहले हम बताते हैं कि ट्रांसफर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। हम लोग को बोला है कि हेड ऑफिस को प्रिपेयर करके करना है ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल। अब हेड ऑफिस सारे चीज को तो डॉलर में बनाएगा क्योंकि वो तो न्यूयॉर्क में है। अब जो ब्रांच है अपना डेटा प्रिपेयर करके जब हेड ऑफिस को ट्रांसफर करेगा, वो तो इंडिया से ट्रांसफर करेगा, इंडिया में जो चेन्नई है वहां से वो ट्रांसफर करेगा, तो वो तो रुपीज में ट्रांसफर करेगा। अब ये रुपीज वाला ट्रायल बैलेंस एक्सेप्ट तो कर लेगा बट उसको बनाएगा डॉलर में। मतलब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ब्रांच का देखो ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनेगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस जो बना हुआ है ब्रांच का वो तो रुपीज में है क्योंकि वो इंडिया में है। सबसे पहले ये ट्रायल बैलेंस को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा डॉलर में, ठीक है। ये सारे अमाउंट को डॉलर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, कर लेंगे, लेकिन उसको करने का कुछ रूल्स था। क्या रूल्स है, अगर ईफो सिस्टम में चलता है तो ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग रेट में लेना है, फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन को डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे लेना है, करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी को क्लोजिंग रेट पे लेना है, इनकम एक्सपेंसेस को डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे लेना है फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर नहीं होगा क्वेश्चन में अवेलेबल तो एवरेज रेट पे लेना है, ठीक है। और ये करने के बाद और आइटम्स रिलेटेड टू हेड ऑफिस उसके रियल वैल्यू जो है उस पे लेना पड़ता है। तो अभी करने से ही समझ में आ जाएगा, लास्ट दिन हम लोगों ने किया था, अभी फिर से एक बार रिकॉल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन नंबर 15 लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला टास्क होगा कि फाइनल अकाउंट्स बनाना है हमें, करेक्ट है, लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए हमें न्यूयॉर्क में फाइनल अकाउंट्स बनेगा, किसका, चेन्नई ब्रांच का। तो न्यूयॉर्क इस रुपीस वाले डेटा को ट्रांसफर कर लेगा अपने डॉलर में, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका वर्किंग नोट बनाएंगे डॉलर में ट्रांसफर करने के लिए। वर्किंग नोट का नाम देते हैं कन्वर्जन ऑफ चेन्नई ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन डॉलर, डॉलर में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट एक्सचेंज रेट, जिससे चेंज करना है एक्सचेंज रेट बोला जाता है उसे। और यहाँ पर डेबिट क्रेडिट मतलब जैसे ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट होता है, जस्ट लाइक दैट डेबिट क्रेडिट ही हमें लिखना है, लेकिन ये रुपीस में था, हम लोग इसको ट्रांसफर करने वाले हैं डॉलर में, ठीक है। ये मैंने गलती से रुपीस लिख दिया, इसको हमें ट्रांसफर करना है डॉलर में। अच्छा, अब क्या क्या आइटम है वो तो क्वेश्चन ही हमें बताएगा। स्टॉक ऑन 1 Jan परचेज सेल, तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टॉक ऑन 1 Jan, स्टॉक ऑन 1 Jan 2002, परचेज सेल्स, डेटर क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, डेटर क्रेडिटर बीआरबीपी, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल। अच्छा, सैलरी वेजेस रेंट रेट्स टैक्सेस फर्नीचर, सैलरी वेजेस रेंट रेट्स टैक्सेस फर्नीचर बैंक, और यहाँ पर
ये देखो बैंक और न्यूयॉर्क अकाउंट यानी हेड ऑफिस अकाउंट, हम लोग चाहे तो हेड ऑफिस अकाउंट या न्यूयॉर्क अकाउंट कुछ भी एक लिख सकते हैं, सिर्फ कुछ नहीं, ट्रायल बैलेंस को हमें एज इट इज लिख लेना है और रेट को यूज करके चेंज करना है। तो 2,34,000, 15,62,500, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2,34,000 डेबिट में ही होगा क्योंकि स्टॉक है, वैसे भी देख के लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15,62,500, 15,62,500। अच्छा, इसके बाद सेल्स 23,43,750, 23,43,750। अच्छा, इधर देखो 7,65,000, 5,10,000, 7,65,000 और 5,10,000। BRBP में 2,04,000, 1,78,500, 2,04,000, 1,78,500। सैलरी एंड वेजेस 1,06,250, उसके बाद 1 लाख ये वाला। अच्छा, सैलरी एंड वेजेस था, मैंने इसको ऐसे स्लैश क्यों दे दिया, सैलरी एंड वेजेस। अच्छा, 1 लाख रेंट रेट्स टैक्सेस 1,06,250, 1,06,250। फर्नीचर 91, 5,68,000, 91, 5,68,650। बैंक न्यूयॉर्क अकाउंट 5,99,150। एक्सचेंज रेट, अब देखो हमें याद रखना है एक्सचेंज रेट क्या करना पड़ेगा। अगर इफो है तो मैंने बोला था कैसे करके याद रखना है, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट, आसान है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट, और इसके अलावा करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्लोजिंग रेट। देखो आसानी से याद रहेगा, ये भी करंट एसेट है लेकिन ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज ओपनिंग रेट, करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्लोजिंग रेट, फिक्स्ड एसेट का डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लेना पड़ेगा और डिप्रिसिएशन का भी, और जितने भी इनकम एक्सपेंसेस है उसका एवरेज रेट या डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब देखते हैं हमारे पास क्या अवेलेबल है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है तो उसके लिए हमें चाहिए ओपनिंग रेट। अब ओपनिंग रेट कौन सा है, यहाँ पर हम लोगों ने डॉलर का रेट देखा था, ये देखो 31 जैन 2001, ये ओपनिंग है, 31 दिसंबर, जैन बोल दिया मैंने गलती से, 31 दिसंबर 2001 ओपनिंग, 31 दिसंबर 2002 क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग रेट लेना है, इसका मतलब 52, एक्सचेंज रेट होगा ₹52, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्सचेंज रेट में ₹52, यहाँ पर ₹52, ये एक्सचेंज रेट रुपीज में है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम लोग का रुपीज में है, हम लोग को ट्रांसफर करना है डॉलर में, तो इसका मतलब क्या हो गया, इससे कैसे ट्रांसफर करेंगे, देखो $1 इक्वल टू 52 रुपीज, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये देखो 52 रुपीज इक्वल टू $1, हम लोग को $1 में ट्रांसफर करना है, तो 1 रुपीज का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/52 सिंपल सा बात है कि अगर 52 रुपीज का मतलब $1 होता है तो ₹1 का मतलब कितना डॉलर होगा, कम होगा, तो डिवाइड, ठीक है। तो 2,34,000 का मतलब कितना डॉलर होगा, 2,34,000 डिवाइडेड बाय $52। देखो ये डिवाइड ही होगा हमेशा क्योंकि रुपीस के मुकाबले डॉलर का वैल्यू कम होगा, मतलब अमाउंट में, ठीक है। वैसे वैल्यूएशन तो रुपीस का कम होता है, ये देखो 2,34,000 यहाँ पर डिवाइडेड बाय 52, मतलब $4,500 का मतलब हम लोग का 2,34,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4,500। हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं, ओपनिंग स्टॉक का डेबिट का डेटा डेबिट में ही लिखना है, इसको मुझे ट्रांसफर करना है डॉलर में, और इसके लिए मुझे चाहिए ओपनिंग रेट, क्योंकि इफो सिस्टम में ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग रेट से ट्रांसफर करना पड़ता है। इसका मतलब हर ट्रांसफर में हमें डॉलर के रेट से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हर जगह पे सेम कंसेप्ट होगा, सम रुपीस का वैल्यू इक्वल टू $1, 1 इक्वल टू फिर 2,34,000, इस तरीके से ये बाकी में भी होगा। अच्छा, अब आ गया परचेज और सेल्स यानी कि इनकम एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंसेस। इनकम एक्सपेंसेस के लिए हमें यूज करना पड़ता है एवरेज रेट या डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये देखो एवरेज रेट 50 दे रखा है तो हम लोग 50 का यूज करेंगे। ये देखो यहाँ पर लिखवा दिया था मैंने, इसको याद रखना पड़ेगा। इनकम एक्सपेंसेस के लिए हमेशा डेट ऑफ ट्रांजैक्शन या एवरेज रेट, क्वेश्चन में एवरेज रेट ही रहेगा, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कभी नहीं रहता है, क्योंकि हर एक परचेज का ट्रांजैक्शन का रेट अगर हम लोग लिखेंगे कि
जिस दिन परचेस हुआ था डॉलर रेट क्या था। तो क्वेश्चन इतना बड़ा होगा क्योंकि पूरे 12 मंथ्स में पता नहीं कितने बार परचेज और सेल होते होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। वो तो थियोरिटिकली लिखवाना है, इसलिए मैंने लिखवा दिया, बाकी हमेशा हमें एवरेज रेट ही मिलेगा। ठीक है, अभी ये डिवाइड करने से हो जाएगा। अभी अभी तो हम लोगों ने देखा, देखो 50 रुपीज का मतलब $1, ये वाले केस में तो 1 रुपीज इक्वल टू कितना डॉलर हो जाएगा, 1/50 $। ठीक है, तो ये 15,62,500 का मतलब और 23,43,750, यानी हर बारी हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग। तो 15,62,500 डिवाइडेड बाई 50, 31,250। सिमिलर तरीके से 23,43,750 डिवाइडेड बाई 50, 46,875। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एक्सचेंज रेट। अच्छा, डेटर क्रेडिटर, ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी हमेशा क्लोजिंग रेट पे होगा। करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्लोजिंग रेट पे होगा। क्लोजिंग रेट क्वेश्चन में है $51, मतलब ये 51 से होगा 51। ये भी डिवाइड ही होगा, यूनिटरी मेथड सभी पे की जैसा ही एप्लीकेबल हो जा रहा है। 7,65,000 डिवाइडेड बाई 51, 15,000, और ये 51 से डिवाइड करने से 10,000, ये ओरली हो जा रहा है। अच्छा, इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, अगेन करंट एसेट करंट लायबिलिटी, तो 51 से हो जाएगा 2,04,000 डिवाइडेड बाई 51, 4,000, 1,78,500 डिवाइडेड बाई 51, 3,500। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो सैलरी एंड वेजेस, एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस हमेशा एवरेज रेट पे जाएगा और एवरेज रेट है 50। ये भी एक्सपेंस है 50, ये भी एक्सपेंस है 50। फर्नीचर एसेट है, इसका डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, और बैंक एसेट है, करंट एसेट है, इसका हम लोग का हो जाएगा एवरेज रेट, नहीं क्लोजिंग रेट, दैट इज 51। अच्छा, अब ये लिख लेते हैं 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 20,000, इधर ही आएगा डेबिट में, 110 कैंसिल आउट, 2,000 हो जाएगा। अच्छा, ये 50 से डिवाइड करने से कितना होगा, 1,06,250 डिवाइडेड बाई 50, 2,125। अच्छा, फिर ये वाला 91,000। अच्छा, ये फर्नीचर का रेट क्या लेना है, फिक्स्ड एसेट का हमें रेट लेना है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि ये नहीं बोला है कि कब फिक्स्ड एसेट खरीदा गया था, बट ये जरूर बताया है कि फर्नीचर इन द हेड ऑफिस बुक्स, मतलब न्यूयॉर्क में जो हेड ऑफिस है वहां पर दिख रहा है कि फर्नीचर का वैल्यू है $1,750। ठीक है, और वही फर्नीचर यहाँ पर चेन्नई ब्रांच अपने बुक्स में रुपीस में दिखा रखा है, कितना रुपीस में दिखा रखा है 91,000, मतलब 91,000 इक्विवेलेंट टू 1750। सीधा सा बात है, न्यूयॉर्क में ये देखो ऐसे लिखते हैं न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में हम लोग का हेड ऑफिस के बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बोल के, इन द हेड ऑफिस बुक्स एक ब्रांच अकाउंट बना हुआ है जिसमें फर्नीचर दिख रहा है $1,750। ठीक है, जिसमें फर्नीचर दिख रहा है $1,750। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखो यहाँ दिख रहा है $1,750। ठीक है, $1,750 सेम यही वाला जो इंडिया में जो ब्रांच है, दैट इज चेन्नई ब्रांच। ठीक है, चेन्नई ब्रांच में, इंडिया में जो चेन्नई ब्रांच है वहां पर जो फर्नीचर दिख रहा है वो कितने में दिख रहा है, फर्नीचर दिख रहा है हम लोग का कुछ इतने वैल्यू में, ये देखो ये वाला 91,000 रुपीज। ठीक है, 91,000 रुपीज। तो दोनों अलग अलग क्यों दिख रहा है, क्योंकि इंडिया यानी हमारे देश का करेंसी रुपीज है, न्यूयॉर्क का करेंसी डॉलर है। तो सेम फर्नीचर इसके बुक्स में भी है। हेड ऑफिस बोल रहा है मेरा जो ब्रांच है चेन्नई में उसका जो फर्नीचर है उसका वैल्यू है $1,750, क्योंकि वो डॉलर में ही बोलेंगे। और जो इंडिया में जो ब्रांच है वो बोल रहा है मेरे पास जो फर्नीचर है वो 91,000। दोनों सेम फर्नीचर का ही बात कर रहे हैं, लेकिन कोई अपना फर्नीचर का वैल्यू जो है ये यहाँ पर रुपीज में बता रहा है क्योंकि यहाँ करेंसी रुपीज है, यहाँ डॉलर में बता रहा है क्योंकि यहाँ पर डॉलर यूज होता है। ठीक है, अच्छा
तो इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसीलिए ना हमें यहाँ पर रेट दिया नहीं है, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है रेट दे देता है। इसीलिए देखो ये पॉइंट लिखा हुआ था, मैंने लिखवाया भी था, ये देखो आइटम रिलेटेड टू हेड ऑफिस रेफर्स बैलेंस इन हेड ऑफिस बुक्स, ठीक है। अगर हेड ऑफिस से रिलेटेड कोई आइटम है तो रेफर्स बैलेंस इन हेड ऑफिस बुक्स। नॉर्मली क्या होता है कि हमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग को ब्रांच जो है वो फॉरेन में है ऐसा देता है, ठीक है, कोई बात नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें ये पता चल गया कि बैलेंस जो है हेड ऑफिस के बुक्स में है $750 फर्नीचर का, तो हम लोग उसका एक्चुअल वैल्यू यूज कर लेंगे, ठीक है। वही चीज यहाँ पर मैंने लिखवाया था कि अगर हमें चेंज करना पड़े तो ही चेंज करेंगे एक्सचेंज रेट को यूज करके, और अगर चेंज करने का जरूरत तब नहीं होगा जब हमें एक्चुअल वैल्यू गिवन होगा। जैसे यहाँ पर देखो इस फर्नीचर का एक्चुअल वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्चुअली जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू डॉलर, यानी $1750 हो गया। अच्छा ये बैंक वाला चेक करते हैं, 5,68,650 डिवाइडेड बाय $51 यानी $11,150 हो गया। और हेड ऑफिस का बैलेंस दिख रहा है 5,99,150, और ये देखो हमें ये डॉलर में मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ब्रांच अकाउंट इन न्यूयॉर्क बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 13,400। मतलब न्यूयॉर्क में जो ब्रांच अकाउंट है वहां पर हेड ऑफिस के बुक्स में, बेसिकली हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का जो अकाउंट का बैलेंस है वो दिख रहा है 13,400, और हमें पता है इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट ऑपोजिट एंड इक्वल होता है। ऑपोजिट इन द सेंस डेबिट क्रेडिट, बट इक्वल होता है। इसका मतलब ये डॉलर में 13,400 इज इक्विवेलेंट विथ 5,99,150। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 13,400, ठीक है। तो जो हमें एक्चुअली मिल जाएगा इक्विवेलेंट मतलब सेम चीज, ठीक है, सेम चीज। अगर मान लो तुम लोग के पास एक पेन है जिसका इंडिया के करेंसी के अकॉर्डिंग वैल्यू है 20 रुपीज, ठीक है, और वही डॉलर में मान लो हो रहा है हम लोग का यहाँ पर $5, ठीक है, $5। तो इसका मतलब हुआ तो वही एक ही बात ना, वही वैल्यूएशन तो सेम ही है, हम लोग को यही बता रहा है सेम पेन $5 वहां के करेंसी के, यहाँ के करेंसी के हिसाब से 20, तो हम लोग उसको सब्सटीट्यूट कर ही सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट का बैलेंस इतना दिख रहा है, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का बैलेंस इतना दिख रहा है, दोनों बैलेंस, क्योंकि हमें रिकंसिलिएशन तो बोला नहीं है तो इक्वल है, दोनों बैलेंस हमेशा इक्वल और ऑपोजिट होता है। तो इसका मतलब 13,400 जो है ये हम लोग का, देखो डेबिट बैलेंस बोला था बट मैंने क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि ये किसके बुक्स में दिख रहा है, ये हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट दिख रहा है। तो ब्रांच के बुक्स में, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस कैसे दिखेगा, अगर हेड ऑफिस में ब्रांच दिख रहा है डेबिट तो ब्रांच में हेड ऑफिस दिखेगा क्रेडिट। ये रुपीज में तो क्रेडिट था, बस हम लोगों ने इसको डॉलर में ट्रांसफर किया। अच्छा अब अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हो सकता है हम लोग का कुछ मिसमैच हो, ट्रायल बैलेंस टैली ना करे। क्यों, क्योंकि इतने सारे चीजों को जब हम लोगों ने चेंज किया है तो डिफरेंस आना तो नॉर्मल सा बात है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं डेबिट क्रेडिट टोटल करके कितना आ रहा है। तो 46,875 प्लस ये हो गया 13,500 प्लस 13,400, ये हो गया 73,775, ये हम लोग का क्रेडिट बैलेंस। अब डेबिट देखते हैं 4500, 31,250, 15,000 और 4,000, 2,000 और 2,000 मतलब 4,125 प्लस 1750 प्लस 11,150, 71,775 कम हो रहा है। इसका मतलब बैलेंस चेक करना पड़ेगा, ये देखो इधर ज्यादा हो रहा है तो यही वाला बैलेंस इधर लिख देते हैं, और ये जो डिफरेंस आ रहा है उसको चेक करते हैं कितना हो रहा है, 73,775। तो ये डिफरेंस आ रहा है 2,000 रुपीज का। इस 2,000 रुपीज को क्या बोला जाएगा, क्योंकि ये देखो कौन सा मेथड था, ये हम लोग का ईफो मेथड था। ईफो मेथड में जो डिफरेंस आएगा, एनी डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज कॉल्ड एक्सचेंज डिफरेंस, क्योंकि एक्सचेंज के वजह से ही आया, क्योंकि हम लोगों ने रुपीज को डॉलर में ट्रांसफर किया, इसको एक्सचेंज बोला जाता है, एक्सचेंज रेट यूज करके। तो ये हम लोग का जो 2,000 आ गया इसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस,
एक्सचेंज डिफरेंस लिखने से भी होगा, सिर्फ एक्सचेंज डिफरेंस लिख देते हैं, एक्सचेंज डिफरेंस, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अच्छा, ये वाला है अमाउंट, ये बन गया, ये तो वर्किंग नोट बना। अभी तक हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, ये तो सिर्फ अभी वर्किंग नोट बना है। हम लोग को करके क्या देना है, ये ट्रायल बैलेंस से हमें बनाना था फाइनल अकाउंट्स, तो ये तो आसानी से बन जाता, बट प्रॉब्लम ये है कि फाइनल अकाउंट्स ब्रांच खुद नहीं बना रहा है, तो फिर चेन्नई ब्रांच जो है अपने इंडियन करेंसी में बना लेता। एक्चुअली प्रिपेयर करेगा कौन, हेड ऑफिस करेगा, तो वो पहले सारे रुपीस को ट्रांसफर कर चुका है डॉलर में, अब वो बना पाएगा, ठीक है। अब इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फाइनल अकाउंट्स बनेगा ब्रांच का, तो यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस इन न्यूयॉर्क चेन्नई ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st of December 2002। मैंने ना ये एक ही लाइन में लिख दिया, एक्चुअली ये चेन्नई ब्रांच के बाद ऐसे लिखने से ज्यादा बेटर होता, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, लाइक ये चेन्नई ब्रांच ऊपर चला गया, फिर इसके नीचे पीएल अकाउंट, मैंने एक ही बार में लिख दिया, तुम लोग इसका प्रेजेंटेशन अच्छे से करो। अच्छा, अब हम लोग बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स में हम लोग को बोलना है पीएल बना लो और बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। तो पीएल बनाएंगे सबसे पहले, तभी तो बैलेंस शीट बन जाएगा। यहाँ पर ये वाला ट्रायल बैलेंस देख के बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन वाला अगर बना पाते तो फिर तो ज्यादा मतलब मुश्किल वाला बात ही नहीं था। डॉलर में बनेगा, कौन बना रहा है, न्यूयॉर्क में हेड ऑफिस, तो यहाँ पर्टिकुलर्स और डॉलर, रुपीज नहीं लिखना है हम लोग। अच्छा, अब ट्रायल बैलेंस में जो भी है वही आइटम हमें लिखना पड़ेगा, जैसे ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक जैसे ट्रेडिंग में होता है, यहाँ ट्रेडिंग नाम नहीं लिखने बोला है, बोला है पीएल बनाओ, तो क्या हुआ, हम लोग ट्रेडिंग पीएल तो बनाएंगे ना, पीएल बनाने बोल रहा है, मतलब थोड़ी ना ऐसा है कि ट्रेडिंग नहीं बनाएंगे, बिना ट्रेडिंग बनाए कभी पीएल बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अपना ट्रेडिंग बनाएंगे, चाहे क्वेश्चन में बोले या ना बोले। टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, $4,500 दिया तो था 2,34,000, बट उसे ट्रांसफर कर लिया हम लोगों ने डॉलर में, 4,500। अच्छा, इसके बाद कौन सा डेटा है, परचेज एंड सेल, तो टू परचेज बाई सेल, टू परचेज बाई सेल्स, सिर्फ ट्रांसफर करना ही यहाँ पर जो है टास्क है, और कुछ भी नहीं, बाकी देख देख के लिखना ही तो है। 31,250, 46,875, कुछ एडजस्टमेंट वगैरह भी नहीं रहता है इसमें, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट्स के लिए तो हमें देता नहीं है, तो फाइनल अकाउंट्स के लिए आसान है। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पर डेटर क्रेडिटर, वो तो बैलेंस शीट में जाएगा, हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने बोला है, तो हम लोग बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। ये ट्रेडिंग पीएल के लिए रख लेते हैं, पीछे हम बना लेते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31st of December 2002। लाइबिलिटीज, एसेट्स। अच्छा, अभी हमें डेटा मिला डेटर और क्रेडिटर का, तो हम यहाँ पर लिखते हैं करंट एसेट है, तो थोड़ा नीचे के साइड में मैंने लिख लिया, यहाँ पर क्रेडिटर। अच्छा, अब देख के बस लिखना ही पड़ेगा और कुछ नहीं, ये वाला 15,000 10,000, डेटर 15,000, क्रेडिटर 10,000, 10,000 15,000, ये लेकिन रुपीज नहीं लिखना है, ये डॉलर में बन रहा है, ठीक है, इसीलिए तो इतना मेहनत करना पड़ रहा है हम लोग को। बीआरबीपी, ये भी हम लोग का बैलेंस शीट का आइटम, 4,000 3,500, बीआर यानी बिल्स रिसीवेबल, और बीपी यानी बिल्स पेबल, एग्जाम में पूरा लिखना है, अभी चाहो तो शॉर्टकट लिख सकते हो। 4,000 3,500 बीआरबीपी भी लिख लिया मैंने।
नेक्स्ट है हम लोग का सैलरी वेजेस, ये हम लोग का जाएगा क्योंकि सैलरी एंड वेजेस है, इसीलिए ये हम लोग का जाना चाहिए पीएल में, ठीक है। इसके बारे में मैंने तुम लोग को फाइनल अकाउंट्स क्लास में बता रखा था कि जब हमें सैलरी वेजेस देता है इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी ज्यादा पे करना पड़ता है कंपेयर टू वेजेस, ठीक है। इसीलिए सैलरी एंड वेजेस का मतलब सैलरी ग्रेटर देन वेजेस, तो ये पीएल में जाएगा। अगर ये वेजेस एंड सैलरी होता तो वो ट्रेडिंग में जाता, अगर तुम लोग को याद आ रहा है तो मैंने इसका रीजन बताया था, ठीक है। अभी हम लोग लिख लेते हैं पीएल में। टू सैलरी एंड वेजेस, $2000 टू सैलरी एंड वेजेस 2000। रेंट रेट्स टैक्सेस, ये भी 2125, ये भी पीएल में जाएगा। रेंट्स रेट्स एंड टैक्सेस, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 2125 था, 2125। अच्छा नेक्स्ट देखो फर्नीचर, ये जाएगा हम लोग का बैलेंस शीट में। फर्नीचर 1750, तो यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड एसेट है ऊपर। अच्छा फर्नीचर के बाद बैंक, बैंक 11150, बैंक 11150। अच्छा इसके बाद हेड ऑफिस, हेड ऑफिस जाएगा हम लोग का यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में, यहाँ पर हेड ऑफिस, क्रेडिट बैलेंस है ना तो लाइबिलिटी साइड में आएगा। हेड ऑफिस का बैलेंस है हम लोग का 13,400 था, एक बार चेक कर लेते हैं मुझे जितना याद आ रहा है। हाँ और एक्सचेंज डिफरेंस ये कहां पर देना चाहिए, देखो मैंने लिखवाया था कि अगर इफो सिस्टम है तो एक्सचेंज डिफरेंस कहां ट्रांसफर होगा, पीएल में, तो इसको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएल में। तो पीएल में हम लोग लिखेंगे टू एक्सचेंज डिफरेंस बोल के 2000, एक्सचेंज डिफरेंस 2000। बस हम लोग का ट्रायल बैलेंस है जो है फाइनल अकाउंट्स बन रहा है। एक पॉइंट अभी भी बाकी है, हम ट्रेडिंग को तभी ना कंप्लीट कर पाएंगे जब हमें क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ डेटा जो है बाहर दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के बाहर नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक रहता है, यहाँ भी देखो सेम दिया हुआ है 6,37,500, बट ट्रांसफर करना पड़ेगा डॉलर में, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाहर जैसे क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है ना, हम भी यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को पुट कर लेते हैं, जैसे नॉर्मली तुम लोग जब फाइनल अकाउंट्स करते हो तो वैसे ही करते हो ना। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ रहता है क्लोजिंग स्टॉक, तो हम भी लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 December 2002, हम लोग को डॉलर में लाना है। रुपीस है 6,37,500, तो रुपीस में जो वैल्यू है वो है 6,37,500। अब क्लोजिंग स्टॉक को डॉलर में एक्सचेंज करना है, कौन सा रेट ले, तो क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग रेट जाएगा, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉरेन ब्रांच में यही एक चीज है जो तुम लोग को लर्न करना पड़ेगा कि अगर इफो फॉरेन ऑपरेशन है, जो कि हमें क्वेश्चन में बता देगा इफो है कि नीफो है, ठीक है, या फिर पढ़ के समझ में आ जाएगा कि अगर ब्रांच अपने डिसीजन के लिए जो है हेड ऑफिस पे डिपेंड करता है तो वो इफो है, जैसे कि इस क्वेश्चन में बताया था कि ये इफो ब्रांच है, डायरेक्टली बता दिया था। अब क्लोजिंग स्टॉक यानी क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक का रेट दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट, करंट लायबिलिटी, तो क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट होता है, करंट एसेट के लिए क्लोजिंग रेट लेना है, तो अभी हम लोग क्लोजिंग रेट का ही अप्लाई करेंगे। तो क्लोजिंग रेट कितना हो जाएगा, क्लोजिंग रेट देखो यहाँ पर है हम लोग का 31 December 2002, ये क्लोजिंग है, December 2001 ओपनिंग है, 51 रुपीज क्लोजिंग रेट है, 51 रुपीज। तो हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे 51 से डिवाइड करके। अब डिवाइड क्यों होगा, जैसे अभी मैंने तुम लोग को दिखाया यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, $51, 1 रुपीज इक्वल टू $51, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ये रुपीज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, $51 जो है इक्वल टू 1 रुपीज, ठीक है। तो $1 इक्वल टू, एक मिनट,
डिवाइड होगा ना हम लोग का, क्या बोला है 51 रुपीज नॉट डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पर $1 इक्वल टू 51 रुपीज है, तो कैसे ट्रांसफर होगा, सेम तरीके से जैसे यहाँ किया है, ₹51 इक्वल टू $1, 1 रुपीज इक्वल टू यूनिटरी मेथड 1/51, तो 6,37,500 रुपीज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6,37,500 डिवाइडेड बाई $51, ठीक है। तो डिवाइड करके होगा, इसीलिए मैंने डिवाइड करके दिखाया। 6,37,500 डिवाइडेड बाई 51 करने से $12,500 हो जाएगा। तो हम लोग को मिल गया जो है क्लोजिंग स्टॉक का डॉलर वाला रेट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का डॉलर वाला रेट हम लोग को मिल गया, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। अब ये डॉलर का साइन दे देते हैं, 12,500। ये कहाँ लिखेंगे, एक बार तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर 12,500, और यहां पर एक बार लिखेंगे बैलेंस शीट में जैसे लिखा जाता है, तो क्लोजिंग स्टॉक 12,500। बस अब हम लोग जीपी निकालेंगे, जीपी को पोस्ट करके एनपी, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बन जाएगा। तो ये टोटल करने से 75, 59,375, 59,375, 59,375 minus 4,500 minus 31,250. गलत माइनस हो गया, 59,375 minus 31,250 minus 4,500, 23,625। इसको हम लोग लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। अब ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 23,625। ये इधर टोटल लिख लेंगे 23,625। अब माइनस करेंगे 6,125 17,500 टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 23,625। नेट प्रॉफिट आ गया। अब नेट प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसके साथ ऐड करके भी दिखा सकते हैं, इंडिविजुअली भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ये कैपिटल के तरह है ब्रांच का, क्योंकि कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है, हेड ऑफिस। उस तरीके से सोच के कर सकते हो, या फिर इंडिविजुअली भी नेट प्रॉफिट लिख के इसको बाहर लिख के भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया 00903, 30,900 प्लस 10,000 मतलब 40,900, 40,900 प्लस 3,500 44,400। बस इधर भी इतना आना चाहिए, अगर आ जाता है तो टैली हो गया। 1750, 12,500 और ये 15 और 4 19,000 प्लस 11,150 44,400 हो गया, ठीक है। 44,400 ये हम लोग का दोनों साइड मैच हो गया। देखो ट्रायल बैलेंस आसान था, उससे फाइनल अकाउंट्स बनाना और भी आसान था, ना कोई एडजस्टमेंट ना कुछ। लेकिन हम लोग क्या सीख रहे हैं, फॉरेन ब्रांच। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम केस में क्या देगा, डॉलर से रुपीज में ट्रांसफर करने या रुपीज से डॉलर में करने, उसमें हमें इफो निफो देखना है और रेट कैसे लगेगा उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 70। ये वाला देखो, बोल रहा है मेसर्स कार्लिन हैज हेड ऑफिस एट न्यूयॉर्क यूएसए। तो अभी हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क में, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही। एंड ब्रांच एट मुंबई, ब्रांच इंडिया में। फिर से वही कंसेप्ट, देखो नाम है टॉपिक का फॉरेन ब्रांच, बट ब्रांच तो इंडिया में है। तो वो मैंने पहले ही बोला है, देखो इसके साथ कोई लिंक नहीं है, कुछ भी एक सिस्टम मतलब या हेड ऑफिस या ब्रांच हम लोग का आउट ऑफ इंडिया, यानी एक डोमेस्टिक होगा एक फॉरेन होगा तो ही फॉरेन ट्रांजैक्शन माना जाता है। तो न्यूयॉर्क में हेड ऑफिस है, ब्रांच है हम लोग का मुंबई यानी इंडिया में। मुंबई ब्रांच इज एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ऑफ कार्लिन एंड कंपनी। इंटीग्रल मतलब फिर से वही ईफो, ईफो में क्या होता है, मतलब ये जो
मुंबई वाला ब्रांच है वो हर एक डिसीजन, ईच एंड एवरी डिसीजन जो है न्यूयॉर्क हेड ऑफिस से पूछ के करता है। ये देखो, इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन का मतलब दीज आर द ब्रांच विच आर फुल्ली डिपेंड ऑन हेड ऑफिस फॉर परचेज, फाइनेंस और ऑपरेशंस। कोई भी एक्टिविटी को पूछ के करता है, लोन ले हम लोग परचेज करें या ना करें, मतलब हर एक बात को पूछ के करता है, इसीलिए इनको बोला जाता है इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन कर रहा है ब्रांच। अच्छा, अब इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन हमें अलग से पढ़ना क्यों पड़ता है वो भी बताते हैं। देखो, अभी पहले भी बताया था, फिर से एक बार बता देते हैं। हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि यहाँ रेट का अलग रूल्स है। अब ये सब रूल्स कहाँ लिखा हुआ है? ये AS 11 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में बताया गया है कि ईफो में क्या रेट लगना चाहिए, नीफो में, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिखवाया हुआ है। ठीक है, कि AS 11 में हमें जो बताता है उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिखवाया है कि अगर ईफो है तो ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग रेट से, फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन को डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से, करंट एसेट करंट लायबिलिटी को क्लोजिंग रेट से, इनकम एक्सपेंसेस को हमें डेट ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट प्रेफरेंस, अदरवाइज हम लोग एवरेज रेट लेके कर सकते हैं, और जो भी डिफरेंस आएगा उसे हम लोग बोलेंगे एक्सचेंज डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोला है। Mumbai branch furnishes you with its trial balances as on 31st March 2002 and the additional information given thereafter। तो मुंबई ब्रांच ने अपने ट्रायल बैलेंस का इंफॉर्मेशन दे दिया है न्यूयॉर्क हेड ऑफिस को। क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल। अब देखो, मुंबई ब्रांच ने ट्रायल बैलेंस बनाया तो वो तो रुपीस में ही बनाएगा, वो कैसे डॉलर में बनाएगा, क्योंकि मुंबई तो इंडिया में है, इंडिया में रुपीस चलता है। सन्ड्री डेटर, क्रेडिटर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वेजेस, सैलरी, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, सन्ड्री चार्जेस, कंप्यूटर, बैंक बैलेंस और न्यूयॉर्क ऑफिस अकाउंट मतलब हेड ऑफिस का अकाउंट। कंप्यूटर्स वेयर एक्वायर्ड फ्रॉम ए रेमिटेंस ऑफ $, 6,000 रिसीव्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क हेड ऑफिस एंड पेड टू द सप्लायर। बोल रहा है कंप्यूटर परचेज किया था, किसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, किसने दिया है? ये पूरा डेटा बना रहा है मुंबई ब्रांच, क्योंकि हमें यहाँ पर देखो पहले ही इंफॉर्मेशन, एंड मैंने क्या कर, एक सेकंड किधर चला गया, हाँ ये देखो, ये इंफॉर्मेशन किसका है? मुंबई ब्रांच फर्निशेस यू विद द ट्रायल बैलेंस एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर परचेज किया है किसने? मुंबई ब्रांच ने। कैसे परचेज किया? न्यूयॉर्क से $6,000 आया, ठीक है, उससे इन्होंने परचेज किया। इसका मतलब कंप्यूटर का डॉलर में वैल्यू हमें पता है 6,000, तो हम लोग इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे। अब क्यों यूज करेंगे, देखो ना आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। और डिप्रिसिएशन कंप्यूटर पे लगेगा 60%। अनसोल्ड स्टॉक ऑफ मुंबई ब्रांच यानी क्लोजिंग स्टॉक है 4,20,000 रुपीज में दिया हुआ है 31 मार्च 2002 को। यही क्लोजिंग डेट है। कैसे पता चला? ऊपर देखो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन हमें। 31 मार्च 2002 क्यों होगा? क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस अगर 31 मार्च 2002 का है तो ईयर एंड का 31 मार्च 2002, तो 31 मार्च 2002 का क्लोजिंग स्टॉक ये वाला है। ठीक है, ये स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है। अब यहाँ पर रेट बताया, रेट तो बताएगा ही, एक्सचेंज रेट बताया है कि 1 अप्रैल 2001 को, यानी ओपनिंग रेट है, ओपनिंग रेट में 40 रुपीज पर $, था, मतलब $1 इक्वल टू 40 रुपीज चल रहा था। ठीक है, ये पूरे साल में। उसके बाद क्लोजिंग रेट देखो, क्लोजिंग रेट बता रहा है $1 इक्वल टू 42 रुपीज। ठीक है, 42 रुपीज। उसके बाद एवरेज रेट बता रहा है 41 रुपीज पर $, $1 इक्वल टू 41 रुपीज। कन्वर्जन इन डॉलर शैल बी मेड अप टू 2 डेसिमल एक्यूरेसी। अब क्या है ना, यहाँ जैसे वैल्यूज है उससे मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड जो भी करना पड़ेगा उसमें हम लोग का ना डेसिमल आ जाएगा, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा। हमें 2 डेसिमल तक लेना है पॉइंट में वैल्यू, वो मैं बता दिया है। You are asked to prepare in $, the revenue statement for the year ended 31st March 2002। हमें $, में रेवेन्यू स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग पीएल बना के देना है, एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट ऑफ मुंबई ब्रांच एज वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ न्यूयॉर्क हेड ऑफिस ऑफ कार्लिन एंड कंपनी। तो बेसिकली क्या करना है, कार्लिन एंड कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है, हेड ऑफिस अपने ब्रांच मुंबई ब्रांच का जो है फाइनल अकाउंट्स बना के देगा, जिसमें वो बैलेंस शीट और रेवेन्यू स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग पीएल बनाएगा। बट मुंबई वाले ने तो सारे डेटा जो है वो रुपीस में दिए हैं, हम लोग को उसको डॉलर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब जाके फाइनल अकाउंट्स बनेगा। यू आर इन्फॉर्म दैट मुंबई ब्रांच अकाउंट शुड ए डेबिट बैलेंस ऑफ $,
इतना। अब देखो, न्यूयॉर्क जो हेड ऑफिस है वो मुंबई ब्रांच का तो क्या बनाता होगा, मुंबई ब्रांच का अकाउंट ऑब्वियसली बनाता होगा। वहां पर मुंबई ब्रांच का जो बैलेंस यूएस डॉलर में दिख रहा है वो कुछ इतना दिख रहा है। और यहाँ पर बोला है 31 मार्च 2002 न्यूयॉर्क बुक्स एंड देयर वेयर नो आइटम्स पेंडिंग रिकंसिलिएशन। अच्छा, बोल रहा है कि ये न्यूयॉर्क के बुक में दिख रहा है हेड ऑफ ब्रांच का जो डेटा है ये वाला। ये देखो, ये क्या बोला है, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट मुंबई ब्रांच अकाउंट शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ यूएस डॉलर 39609.18। अच्छा, ये 0.18 है, ये पूरा वैल्यू है। ऑन 31 मार्च 2002 ईयर एंड में हेड ऑफिस का अकाउंट में मुंबई ब्रांच का अकाउंट का वैल्यू दिख रहा है इतना डॉलर, क्योंकि डॉलर में कौन बनाता है, न्यूयॉर्क वाला। इन न्यूयॉर्क बुक्स एंड देयर वेयर नो आइटम्स पेंडिंग रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन कुछ भी नहीं करना है। और हमें पता है कि हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट और ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट्स का वैल्यू हमेशा इक्वल और ऑपोजिट होता है। इक्वल और ऑपोजिट का मतलब वैल्यू में इक्वल होगा, ऑपोजिट यानी एक का डेबिट होगा तो दूसरे का क्रेडिट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले सारे रुपीज आइटम को डॉलर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले वही करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कन्वर्ट मुंबई ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन यूएस डॉलर एज ऑन 31st of March 2002। अच्छा, हम ना इसको पीछे ही बनाते क्योंकि इतने सारे डेटा जो है होगा नहीं, काफी सारा डेटा है तो इधर ही बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स डेबिट रुपीस में होगा, क्रेडिट भी रुपीस में। ये हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस का स्ट्रक्चर बनाया। अब हम लोग अप्लाई करेंगे इस पे एक्सचेंज रेट और ट्रांसफर करेंगे इसको डॉलर में। तो डेबिट आइटम भी हमें डॉलर में दिखेगा और क्रेडिट आइटम भी हमें डॉलर में दिखना चाहिए। अच्छा, पर्टिकुलर्स में लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टॉक, परचेज, सेल, सन्ड्री डेटर, क्रेडिटर। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टॉक 114 1 अप्रैल 2001, परचेज सेल्स, मैंने स्लैश देके लिख लिया परचेज सेल। अच्छा, वैल्यू भी लिख लेते, 300 800 1200, 300 800 1200। अच्छा, इसके बाद सन्ड्री डेटर क्रेडिटर 400 300, सन्ड्री डेटर, हम डेटर क्रेडिटर लिखते हैं, इतना जगह नहीं होगा सन्ड्री डेटर क्रेडिटर लिखने का। डेटर और क्रेडिटर 400 300। अच्छा, इसके बाद डेटर क्रेडिटर के बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज 120 140, मतलब बिल्स रिसीवेबल भी है बिल्स पेबल भी है, मिला के बोल रखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंबाइनली बोल रखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें पेबल था 120 और रिसीवेबल था 120, पेबल है 240 क्योंकि पेबल क्रेडिट आइटम होगा। अच्छा, इसके बाद जो है हम लोग को दे रखा है वेजेस सैलरी 560, 560 wages salary, rent rates taxes 360, rent rates taxes 360, sundry charges 160, sundry charges 160, कंप्यूटर बैंक बैलेंस न्यूयॉर्क ऑफिस, कंप्यूटर बैंक बैलेंस न्यूयॉर्क ऑफिस यानी कि हेड ऑफिस अकाउंट। बैलेंस लिख लेते,
कंप्यूटर का है, देखो कंप्यूटर का है 240। अच्छा, बैंक बैलेंस 420, हेड ऑफिस 1620। अच्छा, अब हम लोग को एक्सचेंज रेट लगाना पड़ेगा। किस पे क्या रेट लगेगा वो रूल्स है, ठीक है, रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स क्या बोल रहा है, अगर इफो है, हम फिर से एक बार बताते हैं ताकि तुम लोग को याद हो जाए। ओपनिंग स्टॉक पे ओपनिंग रेट, सारे करंट एसेट करंट लायबिलिटी पे क्लोजिंग रेट, सिर्फ फिक्स्ड एसेट पे हमारा डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, और सारे इनकम एक्सपेंसेस एवरेज रेट पे लगना चाहिए, ठीक है। अब ये करते करते याद हो जाना चाहिए, याद तो करना पड़ेगा, इसका कुछ दूसरा ऑप्शन है नहीं मेरे पास, ठीक है। ये रूल्स जो है उसे याद रखना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग रेट, अब देखो रेट यहाँ पर मिल जाएगा 1 for 2001 ओपनिंग रेट, 31 March 2002 इज क्लोजिंग रेट, ओपनिंग रेट ₹40। तो यहाँ पर लिखेंगे ₹40, ठीक है। अच्छा, अब पहले सारे रेट लिख लेते हैं, फिर चेंज करके दिखाएंगे। परचेज सेल यानी इनकम एक्सपेंसेस, इनकम एक्सपेंसेस में एवरेज रेट लगेगा यानी ₹41, ₹41। यहां से रुपीस हटा देते, बार बार नहीं लिख के इधर रुपीस लिख देते। एक्सचेंज रेट रुपीस इक्वल टू डॉलर, उसके अकॉर्डिंग है। अच्छा, 41 हो गया। उसके बाद यहाँ पर डेटर क्रेडिटर यानी करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्लोजिंग रेट 42 हो जाएगा, ये रेट लगेगा 42। अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्लोजिंग, करंट एसेट करंट लायबिलिटी हम लोग का हो जाएगा एवरेज रेट यानी कि सॉरी क्लोजिंग रेट 42, ठीक है, क्लोजिंग रेट लगता है। वेजेस सैलरी इनकम एक्सपेंसेस है, इनकम एक्सपेंसेस का हम लोग का लगेगा एवरेज रेट, तो इनकम एक्सपेंसेस का एवरेज रेट यानी 41, वेजेस सैलरी का हो जाएगा 41। रेट रेंट्स एंड टैक्सेस इनकम एक्सपेंसेस, तो एवरेज रेट 41। सन्ड्री चार्जेस आल्सो एक्सपेंस, तो एवरेज रेट 41। कंप्यूटर एसेट है, और कंप्यूटर को हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, हमें पता है कि वो यूएस डॉलर पे 6000 है, ठीक है, तो इसको हम लोग एक्चुअल वैल्यू हमें पता है, हमें चेंज करने का कोई जरूरत नहीं, हम लोग आराम से इसको 6000 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास डेटा गिवन होता है वो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं। बैंक बैलेंस करंट एसेट है, करंट एसेट का हम लोग का होना चाहिए जो है उसका क्लोजिंग रेट, तो क्लोजिंग रेट देखो 42, तो यहाँ पर लिख लेंगे 42। और हेड ऑफिस का भी हमें एक्चुअल बैलेंस मिल जाएगा कि ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस, और यहाँ हमें बताया है कि हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का बैलेंस दिख रहा है $39609.18, तो इसका भी हम लोग एक्चुअल लिख के यहाँ पर लिख लेंगे एक्चुअल वैल्यू, और इसका यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 39609.18 ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, और अगर कोई डिफरेंस आता है तो हमें एक्सचेंज डिफरेंस बोल के लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इफो सिस्टम है। अच्छा, अब हम लोग कैसे चेंज करेंगे, हम एक दिखा देते बाकी हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे। जैसे ये वाला यहाँ पर हो रहा है $1 इक्वल टू 40 रुपीज, अब हम लोग को रुपीज को डॉलर में ट्रांसफर करना है, तो हमें ऐसा लिखना चाहिए कि 40 रुपीज इक्वल टू $1, 40 रुपीज इक्वल टू $1, तो 1 रुपीज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कम। अगर 40 रुपीज का मतलब $1 है तो 1 रुपीज का मतलब 1/40 हो जाएगा, कम। तो 300 रुपीज का मतलब कितना डॉलर होगा, तो 300 डिवाइडेड बाय $40, ठीक है। तो 300 डिवाइडेड बाय 40, अब देखो ये पॉइंट में आएगा, इसीलिए बोला था कि जितने भी डेसिमल नंबर आएंगे उसे हमें 2 डेसिमल तक लेना है। तो ये 40 से मैंने डिवाइड कर दिया, हम लोग का आ जाएगा 7.5, ठीक है। अब यहाँ पर और एक चीज भी देखो, ये जो भी डेटा है ना हमें इन 1000 गिवन है, वो भी पॉइंट था यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर बोला है कि रुपीज इन 1000, तो ये सारे जो वैल्यूज है वो 1000 में, मतलब ये 300,000 है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो हम लोग का 7.5 मतलब यहाँ पर चाहो तो लिख दो इन 1000, ठीक है। तो हम लोग इसको चाहे तो अभी 1000 में ट्रांसफर कर सकते हैं या लास्ट में भी कर सकते हैं, तो अभी कर लेते हैं, ठीक है, बाद में करेंगे प्रॉब्लम होगा। तो ये 300 एक्चुअली 300,000 है, तो करना क्या है, 7.5 आ गया 300 यूज करके, अब इसको इंटू 1000 कर दो, क्योंकि एक्चुअली हमें ये इतने से डिवाइड करना था, ठीक है, 300 से नहीं करना था क्योंकि ये इन 1000 है। अब हम लोग एक एक बार में जीरो यहाँ नहीं लगा के यहाँ पर हम लोग 1000 में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे 7.5 आ गया, अब इसको इंटू 1000 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 7500,
500। तो इस तरीके से 1000 में ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले ऐसे डिवाइड कर लेते हैं तो $7.5 आ गया, क्योंकि ये 300 नहीं 300,000 है। बेसिकली ये कैसे आएगा, ये हो गया 300,000, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ गया $7.5 1000। तो इसका मतलब इंटू 1000 में ट्रांसफर करेंगे तो इसमें वैल्यू आ जाएगा 7,500। इस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर यहीं पर 3 जीरो लिख के डिवाइड 40 कर सकते हो। अब नेक्स्ट फिर से वैसा ही करना पड़ेगा कि इसमें 41 लग रहा है, तो ₹41 इक्वल टू अगर $1 है तो 800 रुपीज इक्वल टू कितना डॉलर होगा, तो ₹1 डिवाइडेड बाय 41 इंटू 800। तो बेसिकली सारे रेट से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। हम वही बताना चाह रहे हैं, तो हम लोग डिवाइड करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर 800 डिवाइडेड बाय 41 कर लेते हैं, ये आ गया कुछ ऐसे। अब इसमें इंटू 1000 कर लेंगे तो हमें 1000 वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 19,512 पॉइंट हमें 2 डिजिट तक लेना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल दिया है 2 ही डिजिट लो। 0.195 है तो हम लोग इसको 0.20 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 41। तो ये जितना भी आया इंटू 1000, 29,268.292। तो हम लोग इसे 29 ही रखेंगे क्योंकि पीछे 2 है। 400 डिवाइडेड बाय 42, सेम तरीके से यूनिटरी मेथड से ही होते जा रहा है, और इनटू हम लोग इसमें कर लेंगे 1000 क्योंकि ये 1000 में था। तो 9523.81, 9523.809 है, तो हम लोग इसको 81 कर लेते हैं। 300 डिवाइडेड बाय 42 इंटू 1000, 7142.857 मतलब 86। अच्छा, 120 डिवाइडेड बाय 42। देखो हम डिवाइड क्यों करें वो मैंने पहले ही बता दिया, सारे केसेस में सेम तरीके से यूनिटरी मेथड अप्लाई होगा, तो बार बार करके देखने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। 2857.14, 2857.14। अच्छा, अब इसके बाद 240। अब देखो ये इसका डबल है, देखो 120 का डबल 240 है, तो ये जो वैल्यू आया इसका डबल करने से ही आंसर मिल जाएगा। ये देखो 5714.29 ऐसे करके कर सकते हो, या फिर नहीं समझ में आता है डबल का मतलब तो ऐसे देखो 240 डिवाइडेड बाय, चेक करके देख लो सेम आंसर आएगा। 240 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 1000, सॉरी 42 इंटू 1000, 5714.29, ठीक है। 560 डिवाइडेड बाय 41 इंटू 1000, 13,658.54, ठीक है। अब ये पॉइंट हम लोग सिर्फ इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि पॉइंट को हमें 2 डेसिमल तक लेना है, ठीक है। 13,658। अच्छा, अब ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पर 360 डिवाइडेड बाय 41 इंटू 1000, 8780.49, 160 divided by 41 into 1000, 3902.44। ये एक्चुअल रेट हम लोग ले चुके हैं, यहाँ पर भी एक्चुअल रेट ले चुके हैं। ये वाला ट्रांसफर होगा 420 डिवाइडेड बाय 42, मतलब ये हो गया 10 इंटू 1000, तो 10 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा हम लोग का 10,000। 10 इंटू 1000 10,000 हो गया। अब हम लोग इसको टोटल करेंगे और एक्सचेंज डिफरेंस कुछ आएगा तो उसे लिखेंगे। तो पहले इधर का टोटल करते हैं। 29,268.29 प्लस 7142.86 प्लस 5714.29, 442, अच्छा और भी है, प्लस 39,609.18। तो ये हो जाएगा 81,734.62।
अच्छा एक चीज देखो, हमें 1000 में पहले ही चेंज करना क्यों जरूरी था पता है? 1000 में हमें पहले चेंज करना इसीलिए जरूरी था, ये जो एक्चुअल दो डेटा हम लोगों ने लिया है ना, वो देखो 1000 में ही दिया हुआ है। ये देखो मतलब उसमें तो 1000 का चेंज दिया हुआ है ना, ये देखो $6000 दिया हुआ है, और यहाँ पर हम लोग को ये जो डेटा दिया हुआ है ये पूरे कैलकुलेशन के साथ दिया हुआ है। मतलब अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे, ये आधा चीज 1000 में रखेंगे, मान लो ये हम लोगों को 1000 नहीं देके अगर हम लोग इसको 7.5 ही रखते और ऐड करते तो हमारा गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि हमें तो एक्चुअली इक्विवेलेंस कैसा है, 300 रुपीज नहीं, 300,000, मतलब 3 लाख रुपीज इक्वल टू $7,500। इसका मतलब ये होता है, या फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे 300 रुपीज इन डॉलर इक्वल टू 7.5, ये होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हम लोगों ने एक्चुअल वैल्यूज लिए हुए है ना, वो पूरे 1000 रुपीज के अकॉर्डिंग ही है, तो हमें यहीं पर ही लेकिन इसको 1000 में चेंज कर लेना चाहिए। अब यहाँ करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, ये सब में 3 जीरो लिखोगे फिर इसको करोगे, इसमें जो टाइम लगेगा उससे बेटर है कि डिवाइड करने के बाद डायरेक्टली प्लस इंटू 1000 कर दो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हो जाएगा 16,000 प्लस 3902.44 प्लस 8780.49 प्लस 13,658.54 प्लस 13,658.54 प्लस 2857.14 प्लस 9523.81 प्लस 19512.20 प्लस 7,500 95 ज्यादा कैसे है? कुछ तो गलत हो गया होगा। 7,500 प्लस 19512.20 9523.81 2857 2857.14 13,658.54 8780.49 plus 3902.44 plus 16,000, हाँ 81,734.62। यहाँ डेबिट क्रेडिट ना दोनों ही सेम आ गया, मतलब एक्सचेंज में कोई डिफरेंस नहीं आया, तो ठीक है। जब हम लोग डॉलर को रुपीज या रुपीज को डॉलर में ट्रांसफर करते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि एक्सचेंज डिफरेंस आ जाए, क्योंकि दोनों को जब चेंज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रीजन एक्सचेंज रेट पे डिफरेंस आने का होता है, ये रेट अलग अलग होने की वजह से। ठीक है, बट हो सकता है कि मिसमैच नहीं हुआ, दोनों साइड जो है वो इक्वली आ गया तो आ गया, ठीक है। नहीं आएगा तो हमें लिखना पड़ेगा एक्सचेंज डिफरेंस। अब क्या करना है, ये ट्रायल बैलेंस के ये डॉलर वाले वैल्यू से हम लोग को फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करके देना है। ठीक है, तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं रेवेन्यू, बोला था क्वेश्चन में रेवेन्यू अकाउंट, तो हम भी नाम जो है रेवेन्यू अकाउंट यूज कर रहे हैं। रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2002, मुंबई ब्रांच, मुंबई ब्रांच, और यहाँ ऊपर लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस मुंबई ब्रांच रेवेन्यू अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। पर्टिकुलर्स और डॉलर, अच्छा इसके बाद यहाँ बैलेंस शीट भी बनेगा। ये पूरा पेज हम लोग ट्रेडिंग पीएल के लिए रख लेंगे। यहाँ बनाएंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2002।
लाइबिलिटी, एसेट। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस देख देख के ही लिखना है और कुछ नहीं। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है हम लोग का 7,500, यहाँ पर लिखेंगे 7,500। टू परचेज बाई सेल्स, अच्छा परचेज कितना है 19,512.20, 19,512.20 और सेल्स है 29,268.29, 29,268.29। अच्छा, डेटर क्रेडिटर 95,23.81, 95,23.81 ये है डेटर। अच्छा, क्रेडिटर है 7,142.86, 7,142.86 क्रेडिटर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल 2857.14 बिल्स रिसीवेबल, 2857.14 और बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है 5714.29, 5714.29 बिल्स पेबल। वेजेस सैलरी 13, अब ये वेजेस सैलरी है मतलब ये ट्रेडिंग में जाएगा, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन का ऑपोजिट 13,658.54, वेजेस सैलरी भी लिख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट देखते हैं रेंट्स रेट्स टैक्सेस 8780.49 पीएल में जाएगा 8780.49 टू रेंट रेट्स एंड sundry charges 3902.44, इसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है ये हम लोग के बैलेंस शीट में जाएगा 6,000, कंप्यूटर 6,000। इसके बाद है बैंक बैलेंस 10,000, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ लिख देते, वैसे तो नीचे लिखना चाहिए, यहाँ जगह है तो हम यहीं पर लिखते रहे। बैंक बैलेंस 10,000। हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का बैलेंस ये देखो यहाँ दिख रहा है 39, वहां पलट नहीं रहे यहीं से देख ले रहे हैं 39,609.1। अब और क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर देखो डेप्रिशिएशन बताया था कि कंप्यूटर पे देना है 60%, तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं लेस डेप्रिशिएशन, ये इनर कॉलम में लिखेंगे फिर 60%। क्वेश्चन में हमें बता दिया है तो उतना ही लेंगे, पूरे 1 ईयर का 3,600, डेट तो कुछ बोला नहीं है तो पूरे 1 ईयर का 2,400 और ये पीएल में भी जाएगा टू डेप्रिशिएशन 3,600। $3,600 ये हो गया डेप्रिशिएशन। अच्छा,
और तो कुछ नहीं है। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक लिखे बिना कैसे होगा? क्लोजिंग स्टॉक हमें बता दिया है, ये देखो 4,20,000 रुपीज में हम लोग को इसको डॉलर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। ट्रांसफर करते हैं इसको यहाँ नीचे लिख के, क्लोजिंग स्टॉक इंडियन करेंसी में 4,20,000, इसको डॉलर में ट्रांसफर करेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है करंट एसेट करंट लायबिलिटी में आएगा, और इसका हमें लेना पड़ता है क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट कितना था देखते हैं, 42, 10,000 डॉलर। ठीक है, ट्रांसफर हो गया। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोगों ने 10,000 डॉलर में ट्रांसफर कर लिया, तो इधर लिखेंगे 10,000, और एक बार लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 10,000। हो गया, बस इसको अब ऐड करते जाना है, जीपी एनपी फाइंड आउट करके लिखना है। 10,000 और ये वाला मिला के इधर शायद ज्यादा आएगा, लॉस आएगा, चेक करते हैं। मुझे तो लग रहा है लॉस ही आएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा है वैल्यू। 13,658.54 प्लस 19,152 पॉइंट ये है 20 प्लस 7,500 4,0310.74। फिर से एक बार देखें, 7,500 प्लस 19,512.20 प्लस 13,658.54 4670। हाँ, मुझे लगा थोड़ा सा गलत हुआ है, 670.7 4670.74। देखो इधर काफी कम है, तो इधर माइनस करेंगे कितना, ये हो जाएगा 29,268, 10,000 मतलब 39,268, 39,268, 39,268.29, 1,402.45 ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। अब ये ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे प्रॉफिट इधर ट्रांसफर होता है तो लॉस इधर होगा, टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन 1,402.45 प्लस 8,780.49 प्लस 3,902.44 प्लस 3,600, 17,685.38 बाय नेट लॉस। इधर बैलेंस आ रहा है तो नेट लॉस ही आएगा, 17,685.38, 17,685.38 ये ट्रांसफर हो जाएगा। नेट लॉस है तो लेस हो जाएगा 17,685.38। अच्छा, ये माइनस में है, प्लस कर लेंगे 39,0609.18, 3,72,923,39,609.18। डेटा बहुत अजीब सा है। 17,685.38, 21923। फाइव 3,4,780.95। इधर भी आई होप मैच हो जाएगा। 10,000 और 10,000 22,400 माइनस करते हैं, 22,400 मतलब ये और ये माइनस हो गया, अब बचा ये 9,523.81 माइनस 2,857.14। हाँ, मैच हो गया।
ये थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा क्योंकि इसमें डेटा जो है फ्रैक्शन जो पॉइंट डेसिमल में है ना, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, अदरवाइज कुछ डिफरेंस है नहीं क्वेश्चन में, एज इट इज क्वेश्चन था। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग का ब्रांच भी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि काफी दिनों से चल रहा है हम लोग का ये वाला फॉरेन ब्रांच का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The Washington branch of XYZ Mumbai sent the following trial balance as on। अभी देखो ब्रांच फॉरेन में है, ठीक है, अभी जो है ब्रांच फॉरेन में है, कहाँ पर है, वाशिंगटन में है, और जो हेड ऑफिस है वो मुंबई है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुंबई का है। कैसे पता चला, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि ऑफ XYZ, ब्रांच जो है XYZ का है, और ट्रायल बैलेंस है वाशिंगटन का, जो ब्रांच है उसका ट्रायल बैलेंस है, तो ऑब्वियसली उसका ट्रायल बैलेंस जो है वो हम लोग का किसमें बनेगा, उनके वहां की करेंसी जो है डॉलर, वहां का जो करेंसी जो है डॉलर उसमें बनेगा, ठीक है। तो ये देखो डॉलर में दिया हुआ है हेड ऑफिस, तो देखो वाशिंगटन जो है वो ब्रांच है, उसके पास हेड ऑफिस का अकाउंट होगा, तो उसने बोला देखो हेड ऑफिस के अकाउंट में इतना बैलेंस है। उसके बाद यहाँ पर बोला है सेल्स, डेटर, क्रेडिटर, मशीनरी, कैश एट बैंक, स्टॉक और गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, एक्सपेंसेस। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस द ब्रांच अकाउंट स्टूड एज फॉलोज। और हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट ऐसे दिख रहा है, वॉशिंगटन ब्रांच टू बैलेंस बीडी 8,10,000 और कैश दिख रहा है 28,76,000। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच बाय बैलेंस सीडी, मतलब ये दिख रहा है कि हेड ऑफिस बोल रहा है ब्रांच का बैलेंस मेरे अकाउंट में दिख रहा है 8,10,000 और कैश अकाउंट डेबिट दिख रहा है 28,76,000, मतलब कैश रिसीव किया है, और उसके बाद गुड्स भेजा है 29,26,000, ये इंफॉर्मेशन दिख रहा है, क्लोजिंग बैलेंस 8,60,000। गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 10%। जो गुड्स भेजा जाता है ब्रांच को वो कॉस्ट प्लस 10% में भेजा जाता है, मतलब जो है प्रॉफिट लगा के। एंड द ब्रांच सेल गुड्स एट इनवॉइस प्राइस प्लस 25%। देखो गुड्स जो है ब्रांच को सेंड किया जाता है 100 का स्टॉक 110 में, क्योंकि बोला है 10% प्रॉफिट लगा के, और बोल रहा है कि ब्रांच इसको सेल करता है ये प्राइस पे 25% लगा के। और मशीन एक्वर्ड हुआ है पास्ट में तब डॉलर, मतलब जिस दिन मशीन परचेस किया गया था, एक्वर्ड मतलब परचेस किया गया था, तब $1 इक्वल टू 40 रुपीज चल रहा था। और नेक्स्ट क्या बोला है, एक्सचेंज रेट दे दिया है, ओपनिंग, क्लोजिंग और एवरेज। मशीन को डिप्रिशिएट करना है 10% और ब्रांच मैनेजर को कमीशन देना है 5% ऑन द प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच, ठीक है। और नेक्स्ट बोला है कि प्रिपेयर करना है ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन डॉलर। अच्छा, हमें डॉलर में प्रिपेयर करना है ब्रांच का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कन्वर्ट करना है ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच इनटू इंडियन करेंसी एंड प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो पहला टास्क पहले कर लेते हैं, हम लोग को बोला है ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल बनाओ डॉलर में, तो डॉलर में तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ ही है, तो क्वेश्चन हम लोग के लिए थोड़ा सा आसान हो गया, लेकिन मोर देन वन क्वेश्चन है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन 10, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस branch trading and profit and loss account in dollar for the year ended 31st December 2001, ठीक है, ये मैंने लिख लिया, ये तुम लोग अपने आप भी देख के लिख सकते हो, ठीक है। ये देखो अब हम लोग को क्या करना है, डॉलर में प्रिपेयर करके देना है ब्रांच का ट्रेडिंग पीरियड, तो यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स और डॉलर, पर्टिकुलर डॉलर, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 20, ओपनिंग स्टॉक तो ये रहा, ठीक है 11,200। हमें एक एक चीज पुट करना है, तो यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये देखो ओपनिंग स्टॉक मिल गया। ये हेड ऑफिस तो हम लोग का कहाँ पुट होगा, हेड ऑफिस पुट होता है बैलेंस शीट में, लेकिन हम लोग को ना बैलेंस शीट बनाने के लिए यहाँ पर नहीं बोला है, तो फिर इसको यूज नहीं करेंगे, सेल्स पुट कर लेंगे। बाई सेल्स बोल के 84,000, चलो लाइन बाय लाइन ही पुट करते हैं, यहाँ पर बाई सेल्स
बाई सेल्स बोल के $84,000। अच्छा, इसके बाद डेटर क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएगा, मशीन बैलेंस शीट में, कैश एट बैंक बैलेंस शीट में, ओपनिंग स्टॉक 11,200। अच्छा, फिर नेक्स्ट बोला है गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, वो यहाँ पर लिखेंगे, वो परचेस की तरह होगा। टू गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से स्टॉक लिया गया है $64,000 का। अच्छा, इसके बाद एक्सपेंसेस, ये पीएल में जाएगा 5,000। यहाँ पर लिखेंगे टू एक्सपेंसेस $5,000 हो गया। अच्छा, अब नीचे देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन है। वाशिंगटन ब्रांच का कुछ इंफॉर्मेशन हमें दिख रहा है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, कैश, कैश तो वैसे भी हम लोगों ने यहाँ पर देख रखा है, कैश एट बैंक, इसका जरूरत भी नहीं है। और इधर यहाँ पर देखो गुड्स आर सेंट, ब्रांच को कैसे सेंट किया गया है वो सब बोला हुआ है, मशीन बोल रखा है। अच्छा, अब हम लोग ट्रेडिंग पीएल में क्या जाएगा उस पर ध्यान देना चाहिए। मशीन पे डेप्रिसिएशन जाएगा, ब्रांच मैनेजर को जो है कमीशन जाएगा, और हमें क्लोजिंग स्टॉक जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं और मैनेजर का कमीशन। डेप्रिसिएशन लगाना है 10% यहाँ पर, टू डेप्रिसिएशन। मशीन का वैल्यू डॉलर में कितना है, मशीन का वैल्यू डॉलर में है हम लोग का, ये देखो 24,000, 24,000 का 10% यहीं पर लिख देते हैं, 2,400। और जाएगा मैनेजर का कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैनेजर का कमीशन तभी कैलकुलेट करेंगे जब नेट प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि बोला है नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करो। ये देखो, मैनेजर को कमीशन देना है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट मिलेगा तब ना कैलकुलेट करेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक चेक करते हैं कितना होगा। हमें यहाँ पर बोला नहीं है क्लोजिंग स्टॉक कितना, हमें खुद से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं एक वर्किंग नोट, ये नीचे। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यहां पर देखो, हमें एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि कौन किसको गुड्स किस तरीके से सेंड करता है। गुड्स जो है सेंड किया जाता है ब्रांच को कॉस्ट प्लस 10% में। तो हेड ऑफिस जो है 100 रुपीज का स्टॉक ट्रांसफर करता है 10 रुपीज प्रॉफिट लगा के ब्रांच को। ठीक है, तो कितने में मिलेगा, 110 में। अब ब्रांच इसको कैसे सेल करता है, ब्रांच इसको सेल करता है कितना प्रॉफिट लगा के, प्लस 25% प्रॉफिट लगा के। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है सेल गुड्स एट इनवॉइस प्राइस प्लस 25%। अच्छा, अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि कितना स्टॉक सेल हुआ है। तो ये देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, मतलब टोटल स्टॉक अवेलेबल माइनस इस सेल को अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल कर लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि सेल पे प्रॉफिट कितना है तो भी हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर निकालते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जो सेल हुआ उसका कॉस्ट कितना है, तो 84,000 रुपीज का सेल हुआ है, रुपीज नहीं डॉलर का। ठीक है, और उसका वैल्यू कितना मानेंगे, 125, क्योंकि 25% में सेल होता है, मतलब 100 का चीज 125 में सेल होता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, 100 का चीज 125 में सेल होता है। अगर 100 का चीज, हाँ, यहाँ पर सेलिंग प्राइस अगर निकालेंगे वो कुछ अलग निकलेगा। वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा ऐसे 110 प्लस 110 इंटू 25%। ये देखो 110 इंटू 25% प्लस 110, तो ये आ जाएगा 137.5। ठीक है, 137.5। और यहाँ पर ऐसे करोगे तो भी चलेगा। यहाँ ये देखो 84,000 इक्विवेलेंट टू 137.5, और यहाँ पर अगर हम लोग इंटू कर देंगे जो प्रॉफिट का अमाउंट है, प्रॉफिट का अमाउंट कितना आ रहा है, एक्चुअली हमें 110 फाइंड आउट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स का, मतलब तो 67,200। ये देखो 110, ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से होगा। हम फिर से बताते हैं। इनवॉइस प्राइस पे बोला है सेल कैसे किया जाता है, इनवॉइस प्राइस मतलब ये वाला जिस पे गुड्स सेल हुआ प्लस 25%, मतलब सेलिंग वैल्यू जो है पर यूनिट का इतना है,
$137.5, तो $137.5 इक्विवेलेंट टू 84,000, देन 110 इक्वल टू कितना, क्योंकि 110 क्या है, ब्रांच के लिए कॉस्ट है, ठीक है, और अगर ब्रांच के लिए किसी भी स्टॉक का कॉस्ट 110 है तो वो उसे 137.5 में सेल करता है। अगर 84,000 में किसी स्टॉक को सेल किया है तो उसका कॉस्ट कितना है, तो यूनिटरी मेथड से निकालेंगे, जिसका आंसर आ रहा है 67,200। मतलब 84,000 में अगर 67,200 का कॉस्ट इंक्लूडेड है तो प्रॉफिट कितना है, ये जो सेल हुआ है इतने में, तो इसका मतलब यहां से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं आराम से। ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, $84,000 माइनस 67,200 कॉस्ट, ठीक है, सेल वैल्यू में से कॉस्ट को हटा दो तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया 16,800, ठीक है, प्रॉफिट हो गया 16,800। अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट 16,800 लिख लेंगे वर्किंग नोट 1 से तो हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। हम यहाँ पर लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट वर्किंग नोट नंबर 1, यहां से हम लोग को मिल गया 16,800। अब क्लोजिंग स्टॉक हम लोग बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। तो 16,800 प्लस 64,000 प्लस 11,200 92,000 92,000 माइनस 84,000 8,000। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का आ गया 8,000 बैलेंस करके, ठीक है, तो ये हो गया 92,000। हम लोगों ने क्या किया, सेल से प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, उस प्रॉफिट को लिख दिया ट्रेडिंग में, तो हम लोग के पास क्या निकल के आ गया, हम लोग के पास जो है क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर करके निकल के आ गया। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग इधर ब्रॉट डाउन करेंगे, बाय जीपी ब्रॉट डाउन 16,800 16,800। अब माइनस करेंगे यहाँ पर 7,400, तो हम लोग को मिलेगा प्रॉफिट, जिससे हम लोग देंगे मैनेजर को कमीशन, तो प्रॉफिट आ रहा है हम लोग का 600, ठीक है, देख लेते हैं फिर से एक बार, 16,800 माइनस 7,400 9,400, तो 9,400 नेट प्रॉफिट आया बिफोर मैनेजर कमीशन, ये आया, और इस पे हम लोग दे देंगे कमीशन। कमीशन कितना देना है, 5% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच, तो 5% दे देंगे, तो 9,400 पे 5% प्रॉफिट लगाएंगे 470, तो यहां पर बैलेंस कितना आएगा, टू नेट प्रॉफिट कैरेड डाउन, बैलेंस करके आ जाएगा, कितना हो जाएगा 470 लेस करेंगे 9,400 ऑलरेडी आया हुआ था, या फिर चाहो तो पूरा कैलकुलेट करके देख लो 8,930। मतलब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा एक ट्रिक लगाया, देखो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग का ये सब लेस करके पहले नेट प्रॉफिट आया था 9,400, अगर उससे और भी 470 का एक्सपेंस पे कर देंगे देन रिमेनिंग पोर्शन जो है 8,930 वो हम लोग का नेट प्रॉफिट हो गया। तो देखो पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग को मिल गया, प्रिपेयर द ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन डॉलर। फिर बोल रहा है कि कन्वर्ट ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच इनटू इंडियन करेंसी, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इस ट्रायल बैलेंस को हमें रुपीस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है, चलो इस ट्रायल बैलेंस को रुपीस में ट्रांसफर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा कन्वर्ट ट्रायल बैलेंस इन रुपीस। अच्छा यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट एक्सचेंज रेट, फिर से डेबिट क्रेडिट, ये सब डॉलर में गिवन है। फिर से वैल्यूज को देख देख के हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हेड ऑफिस 22,800, हेड ऑफिस 22,800। अच्छा इसके बाद सेल्स 84,000, सेल्स 84,000। अच्छा इसके बाद डेटर क्रेडिटर 4,800 3,400, डेटर क्रेडिटर ऐसे स्लैश दे देते हैं 4,800 3,400। अच्छा डेटर क्रेडिटर के बाद मशीन 24,000, कैश एट बैंक 1,200, मशीन 24,000
कैश एट बैंक 1200, कैश एट बैंक 1200। अच्छा, स्टॉक 1 Jan 2001, स्टॉक 1 Jan 2001, स्टॉक 1 Jan 2001, 11,200, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 64,000, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 64,000, एक्सपेंस 5,000। अच्छा, अब हम लोग को इसका रेट लिखना पड़ेगा। पहले रेट देख लेते हैं क्या क्या रेट हम लोग का होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या रेट गिवन है ये देखो। अच्छा, यहाँ ओपनिंग स्टॉक का हेड ऑफिस का एक्चुअल वैल्यू लिख लेंगे। हेड ऑफिस का एक्चुअल वैल्यू हमें मिलेगा, ये देखो हेड ऑफिस का एक्चुअल वैल्यू हमें कैसे मिलेगा। यहाँ पर जो ब्रांच का बुक्स है, ये देखो ब्रांच का बुक्स, वाशिंगटन ब्रांच का हेड ऑफिस के बुक्स में वहां पर दिखाई देगा। ये देखो कितना है, 8 लाख, नहीं यहाँ नहीं, एक मिनट, हेड ऑफिस का हाँ यहीं पर तो दिखाई देना चाहिए। हाँ ये रहा ना क्लोजिंग बैलेंस, ये देखो 8,60,000। ये क्या दिख रहा है कि ब्रांच का अकाउंट, ब्रांच का अकाउंट हेड ऑफिस के बुक्स में कितना दिख रहा है, 8,60,000 क्लोजिंग, यही वाला लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एक्सचेंज यहाँ पर करने का जरूरत नहीं, ये एक्चुअल वैल्यू में हो जाएगा। एक्चुअल वैल्यू हम लोग का हो गया 8,60,000, और ये हम लोग का कौन सा बैलेंस आया है, ये हम लोग का क्रेडिट साइड में आया, यानी डेबिट बैलेंस। तो डेबिट में लिखेंगे 8,60,000 हो गया। अच्छा, इसके बाद सेल्स, सेल्स हम लोग का एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस को एवरेज रेट पे लेना है, यानी 47 में लेना पड़ेगा। तो इसको कैसे ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर देखो 47 रुपीज इक्वल टू $1 इक्वल टू 47 रुपीज, ठीक है। यहाँ पर हमें किस में ट्रांसफर करना है, रुपीज में। तो $84,000 इक्वल टू कितना होगा, तो $84,000 इंटू हो जाएगा 47, इंटू 47 होगा, क्योंकि सोच के देखो हमें $1 का वैल्यू पता है 47, तो $84,000 का वैल्यू और भी ज्यादा होगा, ज्यादा होने से मल्टीप्लाई। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 39,48,000, इधर लिखेंगे 39,48,000, ये हम लोग का सेल्स का वैल्यू हो गया, मतलब सब मल्टीप्लाई होने वाला है। अच्छा, अब डेटर क्रेडिटर, डेटर क्रेडिटर का एसेट है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का हम लोग को लेना है क्लोजिंग डेट, यानी 48 करके लेंगे डेटर क्रेडिटर। तो यहाँ पर लेंगे 48, तो 48 इंटू 4,800, मतलब 48 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 230400, 3400 इंटू 48, 163,200। अच्छा, फिर मशीन, मशीन एसेट है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हमें जो है एवरेज डेट लेना पड़ेगा। तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन नॉर्मली दे देगा, ये देखो यहाँ पर दिया है, मशीन जब परचेज हुआ 40 रुपीज था, $1, ठीक है। तो यहाँ पर 40 से ट्रांसफर होगा, तो 40 इंटू 24 यानी 9,60,000 हो जाएगा, 9,60,000। कैश एट बैंक, कैश यानी करंट एसेट करंट लायबिलिटी, तो डेटर क्रेडिटर के तरह ही होगा, 48 से मल्टीप्लाई होगा, 48 इंटू 1200। बस कन्वर्जन का प्रोसेस याद रखना है, मतलब वैल्यू कब कौन सा लगाना है वो लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग रेट लगता है, तो ओपनिंग रेट है 46, इस पे हम लोग 46 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11,200 इंटू 46, 515,200। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, ये एक्चुअल वैल्यू हमें शायद मिल जाएगा, देखते हैं। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस का एक्चुअल वैल्यू हमें दिया हुआ था, कितने डॉलर में कितने रुपीज में ट्रांसफर हुआ, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ था गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, ये देखो रुपीज में 29,26,000, ठीक है, 29,26,000। और एक्सपेंसेस ये होना चाहिए हम लोग का एवरेज रेट में, एवरेज रेट हम लोग का कितना है, एवरेज रेट है हम लोग का 47, तो 47 इंटू 5,000, तो 47 इंटू 5 कर लेते हैं, पता चल जाएगा, 235,000,
ठीक है, अब हम लोग टोटल करेंगे ट्रायल बैलेंस को और देखेंगे क्या डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है हम लोग का यहाँ कितना सारा वैल्यू आ गया। हेड ऑफिस मैंने नहीं लिखा, हाँ हेड ऑफिस तो लिखा है। एक मिनट, ये मैंने लिखा है सेल्स। अच्छा, हेड ऑफिस मैंने उल्टा लिख दिया, ये क्रेडिट में जाएगा। 8,60,000 इधर आना चाहिए, 8,60,000। अब टोटल करते हैं, 8,60,000 प्लस 39,48 प्लस 16,32,00 49,71,200। अच्छा, 23,04,00 प्लस 9,60,000 प्लस 5,76,000 प्लस 5,15,200 प्लस 29,26,000 235,000 54,42 इधर ज्यादा आ गया जबकि इधर तो कम आना चाहिए। रुको फिर से देखते हैं, शायद कुछ गलत कैलकुलेशन हुआ। 230, ये वाला कुछ गलत हो गया लग रहा है। डेटर क्रेडिटर, डेटर का 230, हाँ ठीक है, 230,400, ठीक है, 230,400 फिर 9,60,000 9,60,000 फिर हो गया 57,600 57,600, ये शायद मैंने 5 लाख लिख दिया था। फिर 5,15,200 5,15,200 29,26 प्लस 235 49 लाख। देखो कम आ रहा है, 49,24,200, मतलब एक्सचेंज डिफरेंस आ गया है -49,71,200। तो ये हम लोग का आ गया 47,000 का डिफरेंस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें इफो नीफो कुछ बोला नहीं है। जब कुछ नहीं बोलेगा हम लोग हमेशा इफो मान के करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो लैंग्वेज क्या लिखना पड़ता है डिफरेंस आने पे, ये देखो एक्सचेंज डिफरेंस, ठीक है, एक्सचेंज डिफरेंस बोल के लिखिए, एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस बैलेंस करके आ गया 47,000। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ रेट चेंज करना होता है। हम लोग क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल लेते हैं, नहीं तो फाइनल अकाउंट्स बनाने में दिक्कत होगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग का क्या वैल्यू चाहिए, हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का हमें रुपीज में वैल्यू चाहिए। चलो ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर था, यहाँ डॉलर में था, कहाँ गया। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ था पहले वर्किंग नोट से। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आया हम लोग का, ये रहा $8,000। इसको हम लोग रुपीज में ट्रांसफर करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग नोट्स 1 से हमें मिला $8,000, वर्किंग नोट के हेल्प से मिला, ठीक है, या फिर वर्किंग नोट एंड ट्रेडिंग पीएल बोल सकते हो। ट्रेडिंग पीएल से हम लोग को मिला $8,000, इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे रुपीज में। और क्लोजिंग स्टॉक में हमें लगाना पड़ता है क्लोजिंग रेट। तो क्लोजिंग रेट कितना है, 48 इंटू कर लेंगे 48, तो ये आ जाएगा हम लोग का 48 इंटू 8,000, 3,84,000। ये भी बना लिया, क्योंकि अभी देखो इसके बाद हमें क्या बोल रखा है, कन्वर्ट ट्रायल बैलेंस कंप्लीट, प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच ट्रेडिंग पीएल और ब्रांच अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो फिर से अभी हम लोग बनाएंगे ब्रांच ट्रेडिंग पीएल, पॉइंट बी, ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ये बनाएंगे। अच्छा, ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल किस में बनेगा, ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल कौन बनाएगा, हेड ऑफिस बनाएगा, ठीक है। और हेड ऑफिस किस में बनाएगा, हेड ऑफिस यहाँ हमें ट्रांसफर करने के बाद बनाने के लिए बोला है, ठीक है। एंड प्रिपेयर मतलब ट्रायल बैलेंस को इंडियन करेंसी में बनाना है, मतलब ये इंडियन करेंसी में बनेगा, ठीक है। चलो अब सेम चीज हम लोग इंडियन करेंसी में बनाएंगे। तो ओपनिंग स्टॉक, ये देखो
ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर मिल जाएगा 5,15,200। यहाँ पर देख देख के ही बस लिखना है और कुछ नहीं। 5,15,200 टू गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। ऑलरेडी हम लोग एक बार बना चुके हैं डॉलर में, अब उसी को रुपीज में बनाएंगे। टू गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस देख लेते हैं कितना आया। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस हम लोग का ये वाला आया, ये देखो 29,26,000। सेम ट्रायल बैलेंस ही, सॉरी सेम फाइनल अकाउंट्स ही बन रहा है, डेटा सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। बाई सेल्स आएगा और बाई क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अभी अभी तो किया ही था हम लोगों ने, और इसमें ग्रॉस प्रॉफिट भी आ रहा है तो इधर आएगा। सेल्स देख लेते हैं। सेल्स हम लोग का है ये रहा 3948 और 3 जीरो। क्लोजिंग स्टॉक 3,84,000। $39,48,000 3,84,000। 43,32,000 minus 5,15,200 minus 29,26,000 8,90,800 ये जीपी आ गया। 43,32,000 क्लोज। बस जीपी को ब्रॉट डाउन कर लेते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट 890,800 टू एक्सपेंस। और इसमें आया था हम लोग का डेप्रिशिएशन, ठीक है, टू डेप्रिशिएशन, टू मैनेजर कमीशन, और एक एक्स्ट्रा आएगा एक्सचेंज डिफरेंस, क्योंकि वो ट्रांसफर होता है पीएल में। एक्सचेंज डिफरेंस, ठीक है। एक्सचेंज डिफरेंस तो 47,000 आया, अभी अभी हम लोगों ने चेक किया। एक्सचेंज डिफरेंस आ गया हम लोग का 47,000, ठीक है। और बाकी लिखते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का हम लोग का ये रहा 2,35,000। 2,35,000। अच्छा, डेप्रिशिएशन कितना हो जाएगा? डेप्रिशिएशन हम लोग को हम लोगों ने तब 24,000 पे लगाया था, वो डॉलर वैल्यू था, ठीक है। अच्छा, अब मशीन का हम लोग का रुपीस वैल्यू में पता चल गया है। मशीन का रुपीस का वैल्यू हो जाएगा ये रहा 9,60,9,60 पे हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर 10%, जितना रेट था, ठीक है। रेट तो सेम है, बस वो लगाया था हम लोगों ने 24,000 पे, ये देखो इसी पे लगाएंगे। और ये अभी हम लोग रुपीस वाले वैल्यू पे लगाएंगे 96,000। मैनेजर कमीशन कितना था? मैनेजर कमीशन आया था $470, ठीक है। और ये हम लोग का क्या है? ये एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस को अगर हमें ट्रांसफर करना है तो एक्सचेंज रेट एवरेज लेना पड़ता है, तो $470 इंटू एवरेज रेट यानी कि 47। तो 47 से 47 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा वो देखना है। 2209। एक मिनट, मैनेजर कमीशन 470, एक्सपेंसेस का तो हमें लेना पड़ता है एक्सपेंसेस का क्या क्लोजिंग रेट, एक मिनट देखते हैं। ओ एक्चुअली मैनेजर कमीशन हम लोग का आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हो गया, क्योंकि पे नहीं किया है ना। पे करता तो ट्रायल बैलेंस में दिखता, ये जरूर पीएल में लिखेंगे, साथ ही इसे बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ेगा। ये एक्चुअली हम लोग का करंट लाइबिलिटी बन रहा है, क्योंकि पेबल आइटम है। तो करंट लाइबिलिटी का हमें क्या लेना पड़ेगा? क्लोजिंग रेट, यानी हमें 48 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंस ही है, लेकिन टाइम पे नहीं हुआ तो ये लाइबिलिटी है। तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का हमें क्लोजिंग रेट लेना पड़ेगा, तो 22,560 होगा ये। लेकिन यहाँ पर पॉइंट टू भी नोटेड था, एक अच्छा पॉइंट था ये वाला 22,560, ठीक है। यहाँ पर एक्सचेंज रेट था हम लोग का 47,000। इस पे चाहो तो स्टार बना लो और खुद से लिख लो। यहाँ एक्सपेंस होने के बाद भी एवरेज रेट की जगह ये क्यों मल्टीप्लाई हुआ है? बिकॉज ये हम लोग का आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, इस वजह से। अब हम लोग इस पे देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना आता है। 890,800 प्लस 47,000 प्लस 96,000 प्लस 235,000 माइनस 890,800, तो ये हम लोग का आ गया 4,90,240 नेट
प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 8,90,800, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर स्टार वाला लिखवा देते हैं, एज करेंट लाइबिलिटी। क्यों हो रहा है करेंट लाइबिलिटी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सो यूज क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट का रूल्स जो है वही एप्लीकेबल कर दिया मैंने, 48। ये एक्सपेंस नहीं है कि हम लोग इस पे एवरेज रेट लगा लें। और इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट हम लोग को बोला है ब्रांच अकाउंट बना के दो, ठीक है, तो ब्रांच अकाउंट हम लोग बना लेंगे। ये देखो यहाँ पर बोला है ब्रांच अकाउंट, तो यहाँ बना लेते हैं ब्रांच अकाउंट, यही लास्ट पॉइंट है। ब्रांच अकाउंट में क्या लिखना पड़ेगा? वही जो हम लोग का इनकॉर्पोरेशन एंट्री होता है, हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच अकाउंट को दिखाएगा। तो देखो बैलेंस कितना है यहाँ पर, ओपनिंग बैलेंस, ये देखो ओपनिंग बैलेंस हम लोग का है ये वाला हो जाएगा, ठीक है, 8,60,000, क्योंकि ये कब का है अकाउंट चेक करो, ये है हम लोग का इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बोला है। ये ओपनिंग तब प्रीवियस ईयर में था, फिर ये सब ट्रांजैक्शन करने के बाद ये क्लोजिंग आया। तो अभी अगर हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग में ये वाला बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस BD 8,60,000। अब ब्रांच हेड ऑफिस क्या करेगा? ब्रांच के सारे एसेट को टेक ओवर करेगा, तो कैसे लिखेगा? बाई मशीन, मशीन था एसेट में, एसेट लाइबिलिटीज को टेक ओवर करेगा, तो क्या क्या लिखेगा? ये देखो ट्रायल बैलेंस से देखते हैं, एसेट में है मशीन, क्लोजिंग स्टॉक, कैश एट बैंक, ये सब लिखेगा। तो ये लिख लेते हैं, बाई मशीन, बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई डेटर, ये भी था, बाई कैश एट बैंक। बस देख देख के वैल्यू लिखना है, ठीक है। अच्छा अब देख लेते हैं यहाँ पर डेटर है 2,30,400, डेटर है 2,30,400, मशीन है 9,60,000। इस पे डेप्रिसिएशन लेस जाएगा, या फिर डेप्रिसिएशन इधर लिखना पड़ेगा, हम इधर से ही लेस करके लिख देते हैं 96,000। तो ये लेस करने से आ जाएगा 8,64,000। क्लोजिंग स्टॉक है हम लोग का 3,84,000, अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था रुपीस वाला, ये देखो 3,84,000। डेटर आया 2,30,400, यहाँ पर लिखना है बस देख के ही 2,30,400, और कैश एट बैंक 57,600, देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है कैश एट बैंक। क्या क्या लिखना पड़ेगा? एसेट लाइबिलिटी, तो ये देखो डेटर लिख लिया, मशीन लिख लिया, कैश एट बैंक लिख लिया, क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया, बस। और अब हम लोग इधर क्रेडिट साइड में क्रेडिटर लिखेंगे, यहाँ पर टू क्रेडिटर, टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, वो हम लोग का एक लाइबिलिटी आया, आउटस्टैंडिंग कमीशन ये वाला 22,560, यहां से लिख लेते हैं। क्रेडिटर, क्रेडिटर हो जाएगा ये 163,200, 163,200, और क्या टेक ओवर करेगा? नेट प्रॉफिट को, ठीक है, नेट प्रॉफिट को। एसेट लाइबिलिटी सारा लेना है ना, तो बैलेंस शीट बन जाता तो वहां से करने में आसानी रहता, बैलेंस शीट बना नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट 4,90,240, बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है ना, तो इसीलिए मैंने नहीं बनाया। अगर तुम लोग देखोगे तो ये सब जो है बैलेंस शीट का आइटम ही है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये सब लिखा हुआ रहता, और लाइबिलिटी साइड में ये सब लिखा हुआ रहता, ठीक है। और ये हेड ऑफिस बोल के जो लिखा हुआ रहता वो ये वाला बैलेंस है। अब इसका टोटल करो, यहाँ पर 8,64,000 प्लस 3,84,000 प्लस 2,30,400 प्लस 57,600, 15,36,000। इधर बस माइनस करते जाओ, अगर टैली हो गया तो ठीक बना है। 1,63,200, 22,560, 490, 240, ठीक बना है, ठीक है। तो ये हम लोग का टैली हो गया। ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट का मतलब एसेट लाइबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करके दिखाना। अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला, अगर बनाते तो सेम यही सारा बैलेंस शीट का आइटम, डेबिट आइटम को हम लोगों ने ये देखो मशीन डेबिट कर लिया, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर लिया, वही चीज है।
तो ब्रांच अकाउंट भी बन गया। तो वैसे देखा जाए तो ये काफी आसान है टॉपिक, सिर्फ तुम लोग को एक्सचेंज करने रेट का पता होना चाहिए। बाकी तो देखो कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन करके तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम लोग का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है। जैसे एक्सचेंज करने में बोलेगा और उससे फाइनल अकाउंट्स बनाने बोलेगा तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया ब्रांच। नेक्स्ट क्लास में इस क्लास में हम लोग जो है ए यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।